दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण कथन एवं शब्दावली के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रमुख व्यक्तियों, राजनेताओं तथा इतिहासकारों और विद्वानों द्वारा कहे गए प्रमुख कथन, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के अभ्यर्थियों के साथ विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय इतिहास के अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रमुख कथन। पहला है दोस्तों, आजकल फिरोज शाह अपने निजी कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। वे लोग पहले ही काफ़ी अमीर हैं। तेलंग साहब भी व्यस्त रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, अगर सभी लोग सोने की चाह में इतने व्यस्त रहेंगे तो देश की प्रगति कैसे हो सकती है। ये कथन दिनशा वाचा का है, जो कि इन्होंने दादा भाई नौरोजी को लिखे गए पत्र में उल्लिखित किया था। तो याद रखिएगा, आजकल फिरोज शाह अपने निजी कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। वे लोग पहले ही काफ़ी अमीर हैं। तेलंग साहब भी व्यस्त रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, अगर सभी लोग सोने की चाह में इतने व्यस्त रहेंगे तो देश की प्रगति कैसे हो सकती है। दादा भाई नौरोजी को लिखे गए पत्र में ये कथन दिनशा वाचा का है। अगला है दोस्तों, यदि उत्पादकों को अपंग बनाया जाए, किसानों पर करों का बोझ लाद दिया जाए और 1/3 राजस्व देश से बाहर भेज दिया जाए तो दुनिया का कोई भी देश अस्थायी तौर पर दरिद्र हो जाएगा और उसे बार बार अकाल का सामना करना पड़ेगा। ये कथन रमेश चंद्र दत्त का है। आरसी दत्त यानी रमेश चंद्र दत्त ने कहा है कि यदि उत्पादकों को अपंग बनाया जाए, किसानों पर करों का बोझ लाद दिया जाए और 1/3 राजस्व देश के बाहर भेज दिया जाए तो दुनिया का कोई भी देश अस्थायी तौर पर दरिद्र हो जाएगा और उसे बार बार अकाल का सामना करना पड़ेगा। अगला कथन है कि ये स्पष्ट है कि अशिक्षित और अज्ञानी देश कोई ठोस प्रगति नहीं कर सकता और जीवन की दौड़ में निश्चय ही पिछड़ जाता है। ये गोपाल कृष्ण गोखले का कथन है। और देखिए, यह कांग्रेस भारत के किसी एक समुदाय या बिरादरी या भारत के एक भाग के प्रतिनिधियों की ही नहीं, बल्कि भारत के विभिन्न समुदायों की है। तो ये कांग्रेस अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी का कथन है, जो कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा था कि ये कांग्रेस भारत के किसी समुदाय या एक बिरादरी या भारत के एक भाग के प्रतिनिधियों की ही नहीं है, बल्कि भारत के विभिन्न समुदायों की है। अगला है कि एक कथन है, समय आ गया है जब सम्मान की पदवियां हमारी शर्म को अपमान के बेतुके संदर्भ में और अधिक उभारती हैं। अपनी सभी विशेषताओं को त्याग कर मैं अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा रहना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित महत्वहीनता के कारण ऐसी अप्रतिष्ठा झेल रहे हैं जिसे मानवीय नहीं कहा जा सकता है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। अगला है दोस्तों, भारत में विद्रोह फैलाने के लिए बहादुर सिपाहियों की आवश्यकता है। तनख्वाह मौत, इनाम शहादत, पेंशन आज़ादी, लड़ाई का मैदान भारत। तो ये गदर पत्रिका में सैनिकों के लिए उद्बोधन किया गया है। देखिए कितने ही क्रांतिकारी विचार व्यक्त किए गए हैं गदर पत्रिका में कि भारत में विद्रोह फैलाने के लिए बहादुर सिपाहियों की आवश्यकता है। तनख्वाह मौत, इनाम शहादत, पेंशन आज़ादी, लड़ाई का मैदान भारत। अगला है कि हम सिख या पंजाबी नहीं थे, हमारा धर्म देशभक्ति था। सोहन सिंह भाखना का कथन है। अगला है दोस्तों, देखिए लॉर्ड कर्जन पक्का और जोशीला साम्राज्यवादी था। उसे स्वराज्य की भावना से कोई सहानुभूति न थी और न जनता के सहयोग में विश्वास था। उसका आदर्श था तानाशाही शासन। ये रमेश चंद्र दत्त का कथन है। अगला है कि 20 वर्षों तक रियासतों तथा दुखों को दूर करने के असफल संघर्ष करने के बाद हमें रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुए। ये लाला लाजपत राय का कथन है। और देखिए, वे न तो भारतीय समाज के रईसों का प्रतिनिधित्व करते हैं और न उनका विशेष संपर्क या सहानुभूति जनता के विराट अंश से है। ये लॉर्ड डफरिन का कथन है। अगला है कि इनसे यानी उदारवाद की कार्य पद्धति से पाखंड और देशद्रोह को बढ़ावा मिलता है। कुछ लोगों को देशभक्ति के नाम पर व्यापार करने का अवसर मिला। ये लाला लाजपत राय का कथन है।
क्योंकि लाला लाजपत राय क्रांतिकारी उग्रवाद के समर्थक थे और उन्होंने उदारवाद की कार्य पद्धति को पाखंड और देशद्रोह को बढ़ावा देने वाला कहा और ये भी माना कि कुछ लोगों को देशभक्ति के नाम पर व्यापार करने का अवसर मिला है। अगला है कि यह एक ऐसे लूटे हुए देश की अवस्था है जहां लुटेरा लगातार लूट रहा है और फिर साफ बचकर निकल जाता है, दादा भाई नौरोजी का कथन है। यदि कोई भारतीय इस प्रकार अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ करने के लिए आगे आता भी तो सरकारी अधिकारी उसे अस्तित्व में ही न आने देते, ये गोपाल कृष्ण गोखले का कथन है कांग्रेस के उत्पत्ति के विषय में। अगला कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे मुख्य कारण इसके जन्मदाताओं की साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाने की चिंता थी, ये लाला लाजपत राय का कथन है। और देखिए, होम रूल भारत का अधिकार है और राजभक्ति के रूप में उसे प्राप्त करने की बात कहना मूर्खतापूर्ण है। भारत राष्ट्र के रूप में अपना न्यायिक अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य से मांगता है, इस बारे में किसी की कोई गलत धारणा नहीं होनी चाहिए, ये एनी बेसेंट का कथन है। अगला है कि यदि सरकार आज मुझसे कहे कि स्वराज ले लो तो मैं उत्तर दूंगा, उपहार के लिए धन्यवाद, परंतु मुझे ऐसा कुछ स्वीकार नहीं है जो मैंने अपने बाहुबल से न लिया हो, ये बिपिन चंद्र पाल का कथन है। और देखिए, स्वशासन के संबंध में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारत के दुखों और बुराइयों का एकमात्र उपचार स्वशासन है, दादा भाई नौरोजी का कथन है। और देखिए, लोकतांत्रिक चुनाव पासे का एक ऐसा खेल होगा जिसमें एक आदमी के हाथ में 4 पासे होंगे और दूसरे के हाथ में सिर्फ एक, ये सर सैयद अहमद खान का कथन है। और एक महत्वपूर्ण कथन है, आज केवल अंग्रेज ही व्यवस्था बनाए रखने में सफल हैं और व्यवस्था के बिना कोई उन्नति संभव नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले का कथन है। और दोस्तों देख सकते हैं, महारानी की करोड़ों जनता में से कोई अन्य लोग इतने राजभक्त नहीं जितने भारतीय शिक्षित लोग, ये बदरुद्दीन तैयब जी का कथन है। अगला देखिए, प्रगति के साथ भारत की सरकार का प्रेम भाव अब समाप्त हो गया, ये स्पीयर का कथन है। और देखिए, एक महत्वपूर्ण कथन बंगाल विभाजन के समय बंगाल के बारे में टिप्पणी करते हुए किसने लिखा है कि एकीकृत बंगाल एक शक्ति है और विभाजित बंगाल टूटकर बिखर जाएगा, हर्बर्ट रिजले का कथन है। एकीकृत बंगाल एक शक्ति है और विभाजित बंगाल टूटकर बिखर जाएगा, हर्बर्ट रिजले द्वारा व्यक्त कथन है। अगले पर आते हैं दोस्तों, एक सच्चा राष्ट्रवादी पुरानी आधारशिलाओं पर निर्माण करने की इच्छा रखता है। सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के नाम पर हम अपनी संस्थाओं का अंग्रेजीकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहते, ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है। अगला है कि राष्ट्रीयता आभ्यंतर की एक दैवी नियोजित शक्ति है और इसके पूर्व की यह सार्वभौम ऊर्जा के हृदय में जहाँ से ये आई है लौट जाए, इसे अपना ईश्वर प्रदत्त कार्य कर लेना चाहिए, अरविंद घोष का कथन है। और अरविंद घोष दोस्तों आप जान लीजिए कि ये आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के प्रवर्तक थे। अगला कथन है, ब्रिटिश शासन अपने वजन और शक्ति में दुर्धर्ष बेलन है जिसके अपने उपयोग हैं परंतु इसके भूमि के उपजाऊ होने में मदद नहीं मिलती, रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है। और देखिए, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, ये कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए फिरोज शाह मेहता ने कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। अगला है कि मुसलमान जाति जड़ से ही हमारी दुश्मन है, अतः हमारी सच्ची नीति हिंदुओं को अपनी ओर मिलाए रखने की होनी चाहिए, ये लॉर्ड एलनबरो का कथन है। और देखिए, मुस्लिम लीग यह कौन सा अजीब जानवर है, क्या यह राजनीति है, भगवान मुझे बचाए, क्या यह कांग्रेस विरोध है, जी नहीं, क्या यह लाट सभा है, जी हाँ, ये शिवली नोमानी का कथन है। और देखिए, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक का कथन है। अगला है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम देश की उन्नति के उस चरण में हैं जहां हमारी उपलब्धियां थोड़ी ही होंगी और हमारी निराशाएं अधिक और कठोर, गोपाल कृष्ण गोखले का कथन है। और देखिए दोस्तों, कांग्रेस के बारे में टिप्पणी करते हुए ये कथन किसका है कि कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी ये बहुत बड़ी आकांक्षा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं, ये लॉर्ड कर्जन का कथन है। अगला है कि हम अपने प्रयासों में कोई सफलता नहीं मिलती अगर हम साल में एक बार मेढक की तरह टर्राते हैं।
हमें अपने प्रयासों में कोई सफलता नहीं मिलेगी अगर हम साल में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे। तो ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है। और यह यानी बम संकेंद्रित नैतिक डायनामाइट है, लाला हरदयाल का कथन है। और ह्यूम और उनकी कांग्रेस से सावधान रहिए, ये लॉर्ड डफरिन का कथन है। बम्बई के गवर्नर को एक पत्र में इन्होंने लिखा था कि ह्यूम और उनकी कांग्रेस से सावधान रहिए, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक सिविल सेवा के रिटायर्ड अधिकारी A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। अगला कथन है दोस्तों, यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं ऐसे ईश्वर को भी मान्यता नहीं दूंगा। बाल गंगाधर तिलक का कथन है। हर मूल्य पर स्वावलंबन, ये कथन लाला लाजपत राय का है। याद रखिएगा, हर मूल्य पर स्वावलंबन लाला लाजपत राय का कथन है। अगला है कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल अलग अलग दिशाओं में जाएगा। एच रिजले का कथन है। और दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कोई भारतीय नहीं कर सकता था। यदि किसी भारतीय ने ऐसा अखिल भारतीय आंदोलन शुरू किया होता तो भारत के अधिकारियों ने आंदोलन को अस्तित्व में ही नहीं आने दिया होता। ये गोपाल कृष्ण गोखले का कथन है कांग्रेस के संबंध में। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये बंकिम चंद्र चटर्जी का कथन है। और देखिए, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। सर सैयद अहमद खान का कथन है। कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में टिप्पणी करते हुए किसने कहा कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है, ये अश्वनी कुमार दत्त का कथन है। कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर किसने पुकारा? तो लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा था। अगला है दोस्तों, तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? तो आप जानते हैं, वैलेंटाइन शिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। अगला है, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, ये जर्मन विद्वान मैक्स मूलर का कथन है। अगला है कि मैं धर्म और जाति से परे एक भारतीय हूँ, ये कथन दादा भाई नौरोजी का है। याद रखिएगा, मैं धर्म और जाति से परे एक भारतीय हूँ, दादा भाई नौरोजी का कथन है। और लास्ट क्वेश्चन है कि याद रखना, पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे विषम बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। ये लॉर्ड मार्ले ने मिंटो को लिखे हुए पत्र में लिखा था। तो याद रखिएगा, याद रखना, पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे विषम बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। ये लॉर्ड मार्ले ने मिंटो को लिखे गए पत्र में लिखा था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रमुख व्यक्तियों, राजनेताओं, इतिहासकारों और विद्वानों द्वारा प्रमुख कथन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि आधुनिक भारत इतिहास खंड विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए भी उपयोगी होता है। तो इस दृष्टि से भी इस वीडियो की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप इसमें दिए गए प्रमुख कथन, वक्तव्य और विचारों को तैयार कर लीजिएगा और ये भी जानने की कोशिश करिएगा कि ये कथन और विचार किस संदर्भ में कहे गए हैं, तब आप उसको और भी आसानी से तैयार कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।